ओके, सो हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना है और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये सब कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन है क्या। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपके पास एक डीएनए मौजूद है, ठीक है, आप उस डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी करो। तो डीएनए को कॉपी करने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब डीएनए की कॉपी कैसे की जाती है। अगर डीएनए का मैं रफली स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो एक एक ये ऊपर स्टैंड जा रहा है हमारा और एक स्टैंड नीचे वाला जा रहा है, ठीक है। ये स्टैंड जो है हमारा, अगर मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ, अच्छा बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में ना हम एक स्टैंड की कॉपी करते हैं, उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। तो ठीक है, दो स्टैंड है, एक स्टैंड ऊपर है, एक स्टैंड नीचे है, और इस तरह का जो डीएनए का मॉडल होता है या इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं। इसको हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंड ऊपर है, यहाँ पर डिफरेंट नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट उसके बेसिस होंगे, यहाँ पर एडेनिन होगा, यहाँ पर थायमीन होगा, इस तरह। और उसके नीचे एडेनिन के सामने थायमीन होता है, थायमीन के सामने एडेनिन होगा। इस तरह सारे स्ट्रक्चर लगे होंगे, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। बिकॉज दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, ये एक रीज़न आपकी बुक में मौजूद है। मैं बिल्कुल बुक की एग्जैक्ट लाइनिंग पढ़ रहा हूँ कि पहला पार्ट है कि आप ट्रांसक्रिप्शन जो करते हो सिर्फ उसमें एक स्ट्रैंड को इन्वॉल्व करते हो। रीज़न क्या है। पहला रीज़न ये है कि जो एक स्ट्रैंड होता है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिकल नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिकल यानी कि ऐसा नहीं है ऊपर एडेनिन लगा है तो नीचे भी एडेनिन होगा, ऊपर थायमीन है तो नीचे भी थायमीन होगा। इसको कहते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एडेनिन के सामने थायमीन है, थायमीन के सामने एडेनिन है और ग्वानिन के सामने साइटोसिन है। यानी कि बेस पेयरिंग रूल्स जो होते हैं ना, कि एडेनिन हमेशा बाइंड करता है थायमीन के साथ, साइटोसिन हमेशा बाइंड करता है ग्वानिन के साथ, वो यहाँ पर किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में फॉलो हो रहे होते हैं। लेकिन आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि एडेनिन के सामने सिर्फ एडेनिन ही आएगा। तो ये यहाँ पर हम नहीं देखते। तो पहला रीज़न क्या है कि आपकी जो कॉपी करते हो उसमें सिर्फ एक स्टैंड को करते हो, दूसरे स्टैंड को नहीं करते, बिकॉज जो दोनों स्टैंड हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर है। तो इसका मतलब ये है, अगर एक स्टैंड के अंदर आपके हेयर फॉलिकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो आपका हेयर फॉलिकल होगा कितना स्ट्रांग होगा, उसके अंदर केराटिन प्रोटीन कितना होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो वो यहाँ पर पाया जाएगा। लेकिन वही इन्फॉर्मेशन नीचे वाले स्टैंड में नहीं पाई जाएगी। बिकॉज क्यों, ऊपर एडेनिन और थायमीन थे, ऊपर एडेनिन और थायमीन थे, पहले एडेनिन आ रहा था बाद में थायमीन आ रहा था, तो एक न्यूक्लियोटाइड का प्रॉपर सीक्वेंस था। नीचे देखा जाए तो नीचे पहले थायमीन है बाद में एडेनिन है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं है, यानी कि सीक्वेंस में चेंज आ गया है। और आप बोलोगे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है अगर आपका एडेनिन पहले आ गया थायमीन बाद में आ गया। हमारे लिए कोई नॉर्मल बात, ये हमारी एक नॉर्मल बात होगी कि सीक्वेंस हम हल्का सा चेंज करते हैं। बट ये डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन मॉडल्स में और ये जीन्स के लेवल पे, जीन की रेगुलेशन वाले लेवल पे ये बहुत बड़ी बात होती है। इवन कि अगर आप एक नाइट्रोजन या एक नाइट्रोजिनस बेस की पोजीशन चेंज कर दो ना, तो आगे टॉपिक मौजूद है म्यूटेशंस का, वो इसमें म्यूटेशन आ जाती है। एक भी अगर आप न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आगे पीछे करोगे तो जो प्रोटीन नॉर्मली बनना था वैसा प्रोटीन नहीं बनता, तो यानी कि म्यूटेशन इसमें आ जाती है। तो इसीलिए नंबर वन रीज़न क्या है कि दोनों आइडेंटिकल नहीं होते। हम इसीलिए सिर्फ एक स्टैंड कॉपी करते हैं ताकि उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास पाई जाए। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि हमें जो दो डीएनए होते हैं, दो स्ट्रैंड है डीएनए के, उसमें से जो पहला यानी कि दो डिफरेंट स्ट्रैंड है हमारे पास, एक स्ट्रैंड ये है एक स्ट्रैंड ये है। तो इस स्टैंड के अंदर हम पूरे स्टैंड की कॉपी भी नहीं करते हैं। पहली बात, सिर्फ एक स्टैंड की कॉपी करते हैं, और दूसरी बात उस एक स्टैंड की पूरी कॉपी भी नहीं करते, ओनली सिलेक्टेड पार्ट को करते हैं कॉपी। कुछ एक सिलेक्टेड रीजन होता है, एक खास जगह होती है डीएनए की जिसको आप कॉपी करते हो, यानी कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हो। तो सिलेक्टेड पार्ट होता है, उसके अंदर एक खास बात होना जरूरी है, दैट इज उसके अंदर जीन वाला पार्ट होना जरूरी है। तो हम पूरे डीएनए के अंदर हर जगह पर जीन नहीं पाई जाती। हम पढ़ते हैं ना कि क्रोमोसोम के अंदर कुछ खास रीजन्स होते हैं जहां पर आपका जीन पाया जाता है, उसको लोकस कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर लोकस होता है, प्लूरल लोकाय होता है। तो लोकस ये वो एरियाज होते हैं जहां पर आपका जीन का पार्ट पाया जाता है, और बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन के अंदर ही स्टोर होती है कि आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे। दो रीजन क्या है कि डीएनए आइडेंटिकल नहीं होता, दूसरा रीजन क्या है, हम एक सिलेक्टेड पार्ट को करते हैं बिकॉज उसके अंदर जीन होगी, और ऑब्वियसली दूसरे पार्ट को नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री तो है बट आइडेंटिकल नहीं है। तो जो ऊपर वाली जीन होगी वो नीचे वाली जगह पर जीन मौजूद नहीं होगी। हर जीन की अपनी पोजीशन होती है और हर जीन अपनी ही पोजीशन पर एक खास प्रोटीन बनाती है।
हम तो जीन एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ये सब पढ़ते क्यों है? तो जीन जितने भी हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी होगा, ये हम प्रोटीन को बनाने के लिए करते हैं। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। अब प्रोटीन्स में आपके पास एंजाइम्स भी आ जाते हैं, आपके पास सोडियम के चैनल्स भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब कुछ हम प्रोटीन को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये दो रीज़न थे कि हम जो कॉपी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, वो सिर्फ डीएनए के एक स्ट्रैंड की करते हैं, दूसरे स्ट्रैंड की नहीं करते। अब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो वो स्टैंड जिसकी हम कॉपी करते हैं, अब दो स्टैंड हमारे पास इस तरह थे, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो इस स्टैंड को मैं कहूँगा टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। और जो नीचे वाला स्टैंड है मैं इसको कोडिंग स्टैंड कहूँगा। अब इसका रीज़न आपकी बुक में नहीं मौजूद, बट मैं बताता हूँ। तो जो टेम्पलेट स्टैंड है, वो टेम्पलेट स्टैंड और आपका दूसरा स्टैंड दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आपका टेम्पलेट स्टैंड और वो स्टैंड जो आपने बनाया होगा यहाँ पर आपके आरएनए का, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आप आरएनए बना रहे हो, डीएनए से आरएनए को कॉपी करना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो फिर जो आप ये स्ट्रैंड बना रहे हो, ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करके आप एक आरएनए बनाते हो, जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। तो फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करके मैसेंजर आरएनए बना रहे हो, ये दोनों आपस में क्या होंगे? दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब पता है क्या होता है, जो आजकल जर्नल होते हैं, जो रिसर्च वगैरह होती है, वहाँ पर हम टेम्पलेट स्टैंड शो नहीं करते, हम वहाँ ये जो हमारा दूसरा स्टैंड है कोडिंग स्टैंड, ये शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? कोडिंग स्टैंड का मतलब ये है कि जो अगर आपके सामने एडेनिन था ना, तो आपने जो आरएनए बनाया है उसके सामने आपने यूरेसिल लगाया। आपको ये बात तो पता है ना कि डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर अगर थायमीन होता है तो उसकी जगह पर आपके आरएनए के अंदर यूरेसिल बेस यूज़ होता है। और अगर आपके डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, डीऑक्सी और राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन आपके आरएनए के अंदर ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यानी कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड वो बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका डीएनए आरएनए बनाते हैं। तो जो डीएनए के अंदर होता है वो डीऑक्सी वाला होता है और आरएनए के अंदर ऑक्सी वाला होता है। तो अब देखो, अगर ऊपर एडेनिन था तो आपके मैसेंजर आरएनए के अंदर आ गया, एडेनिन के सामने थायमीन आना था, बट थायमीन नहीं, बिकॉज आरएनए है तो यूरेसिल आएगा। वहाँ पर ग्वानिन है, इसके सामने साइटोसिन आएगा, लेकिन याद रखना एडेनिन के सामने मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल आएगा। अब ऊपर एडेनिन था ना, तो नीचे क्या था? नीचे था हमारे पास थायमीन। तो कोई यूरेसिल और थायमीन दरअसल एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस फर्क क्या है कि ये आरएनए के अंदर होता है और ये डीएनए के अंदर होता है। अगर ऊपर ग्वानिन था ना तो नीचे भी साइटोसिन था। अगर पहले ये दोनों इनकी आपस में पेयरिंग थी ना, तो अगर ऊपर ग्वानिन था उसके नीचे साइटोसिन था, तभी तो आपस में लिंक थे। अब अलग बात है, अब मैंने इनकी लिंक को तोड़ दिया है, मैंने डबल हेलिक्स को तोड़ दिया है और दो स्ट्रैंड अलग कर लिए। अब मेरे पास ग्वानिन अलग हो गया, साइटोसिन अलग हो गया। बट अब जो मैं मैसेंजर आरएनए बना रहा हूँ उसमें ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही आया है। अब इन दो स्ट्रैंड को देखो, एक जो आप मैसेंजर आरएनए बना रहे हो और एक वो स्ट्रैंड जो ऑलरेडी नीचे मौजूद है। दोनों का नाइट्रोजन के बेसिस सेम है। एक्सेप्शन क्या? यूरेसिल और थायमीन वाली एक्सेप्शन तो होगी, बिकॉज वो आपका आरएनए है और ये आपका डीएनए है। तो साइटोसिन के सामने साइटोसिन आया है। अगर यहाँ पर साइटोसिन के सामने ग्वानिन आता ना तो नीचे भी ग्वानिन होता। देखो ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं ना, इसलिए हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, बिकॉज उसका कोड अच्छा हमने पढ़ा है ना कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको कोड कहते हो, कोडोन कहते हैं। व्हाट इज कोडोन? आपके मैसेंजर आरएनए के अंदर जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको कोडोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वही नीचे वाले स्ट्रैंड में भी पाया जाएगा। तो उसके कोडोन और इसके कोडोन आपस में मैच कर जाएंगे, इसीलिए हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, नीचे वाले को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट वाले को एंटी सेंस भी कहते हैं और इसको सेंस कहते हैं, ठीक है। इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और इसको नॉर्मल सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये हल्का सा ओवरव्यू था, बेसिक थी। अब हमने स्टार्ट करना है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को, कि है क्या और ये प्रोसेस किस तरह होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो सबसे पहला जो यानी कि हम इनिशिएट करते हैं वो कैसे होती है? पहला स्टेज है इसका इनिशिएशन। इसमें क्या होता है? बेसिकली इनिशिएशन ना ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी स्टार्ट कर दो। अगर आपका ये डीएनए का मॉडल मौजूद है पहले और यहाँ पर उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मौजूद होंगे, नीचे भी मौजूद होगा, ठीक है, और ये आपस में इनकी पेयरिंग हुई होगी, आपस में पेयर्ड होंगे। अब मैंने इनकी पेयरिंग को ख़त्म भी करना होगा, तो इनिशिएशन ऐसे होती है कि आपके पास होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो पहले हम लोग डीएनए की कॉपी करने के लिए, लाइक डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते थे। अब आपने डीएनए से आरएनए बनाना है ना, तो अगर आप आरएनए बना रहे हो तो आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम
यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हमने वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की टाइप्स पढ़ी थी, बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स भी होती हैं, बट आपकी बुक में मौजूद नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये आगे एमबीबीएस के लेवल की बात है। तो इनिशिएशन में हमारे पास ये इस तरह ये एक डीएनए का हमारे पास सेगमेंट मौजूद है। अब मैंने अगर ये काम स्टार्ट करना है, तो अगर आप चाहते हो कि आप ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के लिए आपको ख़ास रीजन की ज़रूरत होती है जिसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। ठीक है, अभी प्रोमोटर रीजन क्या होता है? बेसिकली प्रोमोटर रीजन पे कुछ खास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है। आपका आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, उस स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानेगा, जैसे ही वो पहचान लेगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वो रीजन है जहाँ पर वो सीक्वेंस पाया जाता है, तो मेरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, अगर ये स्टार वाला है तो यहाँ पर चिपकेगा और चिपकने के बाद वो इसकी यहाँ पर कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस रीजन का होना ज़रूरी है जिसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। अब प्रोमोटर रीजन जो है प्रोकैरियोट में अलग होता है और यूकैरियोट में अलग होता है। मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट के अंदर जो डिफरेंट नाम है हमारे पास, एक है वो TAT, इसको हम टैटेट भी कह सकते हैं। तो TAT, ये जो सीक्वेंस है आपके प्रोकैरियोट्स में डीएनए की जिस जगह पर ये पाया जाएगा वहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके बाइंड कर सकता है। और इस TAT सीक्वेंस को हम तकरीबन -10 सीक्वेंस कहते हैं। अब -10 का क्या मतलब है? -10 सीक्वेंस का मतलब है कि जहाँ से आपने ये काम स्टार्ट करना है, जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन को करना है, उससे 10 बेसिस पहले अगर ये मेरा कोई सीक्वेंस है और यहाँ से मैंने वो काम स्टार्ट करना है, तो इससे 10 बेस पर, यानी कि अगर मैं उल्टी गिनती गिनूंगा और यहाँ पर वो -10 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर -1 -2, मैं इस तरफ अगर मैं लेफ्ट साइड पे आऊँगा तो मुझे सीक्वेंस मौजूद होगा ये वाला। तो बेसिकली TAT वाला सीक्वेंस 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस पहले आता है आपकी उस जगह से जहाँ से आपने ये काम स्टार्ट करना है, प्रोमोटर रीजन वाला। तो ये जो TAT वाला सीक्वेंस है वो आपके 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पहले आता है, यानी ये प्रोमोटर रीजन 10 सीक्वेंस पहले आता है। प्रोकैरियोट के अंदर एक तो TAT पाया जाता है और एक और सीक्वेंस भी पाया जाता है जिसको हम TT और GACA कहते हैं। ये आपने याद रखना है, बेसिकली एमसीक्यूज में आ सकता है ये TT और GACA, इसको हम TT गैका भी कह सकते हैं और इसको TA या फिर टाटा एट, इसको आप TATA टाटा एट करके याद कर लो और इसको TT करके TT गैका कर लो। अब आपकी मर्जी है जिस तरह भी याद करना चाहो, बट ये एक तरीका है। तो ये जो TT और GACA वाला सीक्वेंस है बेसिकली इसको हम -35 कहते हैं। अब इसका रीज़न भी आपको पता होगा कि ये -35 टू द लेफ्ट पाया जाता है उस रीजन से जहाँ से आपने ये काम स्टार्ट करना है, यानी कि जहाँ से आपने ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराना है ना, उससे -35 न्यूक्लियोटाइड्स ये लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से? एक टाटा एट है प्रोकैरियोट के अंदर, आपके पास TATA टाटा एट वाला है जो कि -10 है, और दूसरा है आपके पास TT और GACA TT गैका, दैट इज -35 सीक्वेंस हमारे टू द लेफ्ट साइड पाया जाता है जहाँ से आपने काम स्टार्ट करना है। यूकैरियोट की बात करूँ तो यूकैरियोट के अंदर एक के पास होता है टाटा बॉक्स। ये टाटा, अभी ये वाला टाटा और ये टाटा एट दोनों अलग हैं। ये टाटा बॉक्स एक खास रीजन होता है जो यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है। इस टाटा बॉक्स रीजन को हम यूज़ करते हैं यूकैरियोट्स में टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और टाटा बॉक्स बेसिकली एक प्रोमोटर रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इसको पहचानेगा, जैसे इसको पहचानेगा वहाँ पर चिपकेगा, और अगर पहले इस तरह वो दोनों आपस में बाइंडेड थे ना तो इनको यहाँ से खोल देगा, तो पहले बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे जिस तरह हम पहले भी पढ़ते हैं। तो दोनों स्टैंड्स को एक दूसरे से दूर कर देगा, यानी कि उनके जो डबल हेलिक्स मॉडल आपस में पहले इस तरह चिपका हुआ था, बहुत करीब थे आपस में, उनको ये अलग करके सेपरेट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। ये वाला और ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो एक तो टाटा बॉक्स होता है, ठीक है, जो कि -25 होता है। तो टाटा बॉक्स -25 पे है। और आपका एक और सीक्वेंस भी पाया जाता है जिसको हम कैट बॉक्स भी कहते हैं, CAAT कैट या काट। तो कैट बॉक्स है, इट इज़ अराउंड -70 सीक्वेंस। तो आपने ये याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स के हैं वो टाटा एट और टाटा TT गैका है, और आपके यूकैरियोट के अंदर जो पाया जाता है दैट इज टाटा बॉक्स जो कि -25 सीक्वेंस पे है, और कैट है जो कि -70 सीक्वेंस पे है। तो नहीं, ये वो रीजन है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और इन दो रीजन्स को, दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट
कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये काम हो जाएगा आपका इनिशिएशन कंप्लीट है। तो आपको इनिशिएशन में इतना ही पता होना चाहिए और आपकी बुक के अंदर वर्ड टू वर्ड यही चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, इनिशिएशन के बाद आपने उस स्ट्रैंड को लंबा भी तो करना है। इस प्रोसेस को हम इलोंगेशन कहते हैं। तो इनिशिएशन के लिए आपके पास प्रोमोटर रीजन होता है और इलोंगेशन के लिए वही काम होगा जिस तरह पहले 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक चीज़ें बनाते थे, वही आप इलोंगेशन में करोगे। वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज होता था, यहाँ पर आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा और आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम करोगे। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये आपके पास स्ट्रैंड मौजूद है डीएनए का और यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड हुआ है, वो इस तरह होगा कि यहाँ पर 3 रीजन है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो अब 3 से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 3 के सामने 5 बाइंड करेगा और 5 से लेके इस तरफ आपके न्यूक्लियोटाइड को बनाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास दोबारा डीएनए है, ये 5 एंड है और यहाँ 3 एंड है, तो 3 एंड पे आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा। जब यहाँ बाइंड कर जाएगा तो वो यहाँ जिस तरह पहले कॉपी करता था यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को लगाता जाएगा। अब अच्छा ये कैसे लगाता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रेप्लिकेशन में तो बहुत आसान काम था, लेकिन एक फ़र्क बताऊँ डीएनए रेप्लिकेशन की इलोंगेशन का और आपके ट्रांसक्रिप्शन की इलोंगेशन का, वो ये है कि हमने डीएनए की इलोंगेशन में पढ़ा था कि आपको आरएनए प्राइमर की ज़रूरत वहाँ होती थी। डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, पर जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है उसको ये नहीं चाहिए होता। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है जो आपसे पेपर में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगर मैं सीक्वेंस को बताऊं कि कॉपी किस तरह करेगा और इलोंगेशन कैसे होती है, तो हम ये यहाँ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्टैंड मौजूद है, ठीक है। ये इसका 3 एंड है और ये इसका 5 एंड है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड हो गया और जैसे ही यहाँ बाइंड होगा तो ये एंजाइम ना यहाँ पर मौजूद राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना उनको पकड़ेगा और पकड़ के यहाँ पर चिपकाता जाएगा। यहाँ अगर एडेनिन है तो उसके सामने यूरेसिल लगाएगा, यहाँ पर अगर गुआनिन है उसके सामने साइटोसिन लगाएगा। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने लग जाएंगे ना तो फिर पता है क्या होगा, ये इसको यहाँ से हटा देगा और ये स्टैंड थोड़ा इस तरफ मूव कर जाएगा और आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। पता होगा क्या कि अगर ये स्टैंड है तो यहाँ से फॉर एग्जांपल 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, यहाँ से आपका वो काम स्टार्ट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का और यहाँ पे आपके आरएनए लगते जा रहे हैं। जैसे एक आपका न्यूक्लियोटाइड लगेगा, यहाँ पर एक और लगेगा, तो आपका जब ये दो यहाँ पे कॉपी कर लेगा ना दो को, तो ये आपका थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जब ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पर एक और सीक्वेंस ऐड होगा और फिर और आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ता जाएगा ना तो ये पीछे इस चेन बनती जाएगी और एक वक्त आएगा कि जब ये 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगा देगा, जब ये 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगा देगा ना तो ये जो चेन है आपकी आरएनए न्यूक्लियोटाइड की वो आपके टेम्पलेट स्टैंड से अलग हो जाएगी। लेकिन पीछे वाला रीजन, आगे वाला रीजन चिपका ही रहेगा लेकिन पीछे वाला रीजन इससे अलग हो जाएगा। एक तो काम ये होगा कि आपकी जो 10 न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। एक और काम होगा, ये जो एक वक्त आएगा कि आगे बढ़ते जाएगा और इसको एक टर्मिनेटर रीजन मिलेगा जहां पर इसने अपने इलोंगेशन के प्रोसेस को रोकना है, ख़त्म करना है, जिसको हम टर्मिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली अब टर्मिनेशन पर आ गए हैं कि टर्मिनेशन कैसे होती है। तो इलोंगेशन में यही है कि आप सीक्वेंस को ऐड करते जाओगे, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर अगर आपके सामने डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एडेनिन होगा तो उसके सामने थायमिन आपने नहीं लगाना बल्कि यूरेसिल बेस को लगाना है। बाकी सारे वही रूल हैं जो हमने डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर पढ़े थे। अब टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, देखो टर्मिनेशन जो है, टर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो प्रोसेस होंगे, दो काम होंगे जिसके नतीजे में हम टर्मिनेशन देखेंगे। वो दो काम कौन से हैं? सबसे पहले जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो आगे बढ़ता जा रहा था, जो आरएनए पॉलीमरेज था वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसको एक या तो जीसी बेस पेयर मिलेगा और एक एटी बेस पेयर, यानी कि ये स्टैंड है उसके यहाँ पर जीसी भी मिलेगा और एटी भी मिलेगा। जब उसको जीसी और एटी दोनों आपस में साथ साथ मिल जाएंगे, आपका आरएनए पॉलीमरेज समझ जाएगा कि अब यहाँ पर मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है। तो जैसे जीसी और एटी के सीक्वेंसेस को मिलते हैं ये अपने प्रोसेस को रोक लेता है। इसके साथ साथ देखो ये चेन बन रही थी, अगर यहाँ पर एक ये स्टैंड है और यहाँ पर इसको कॉपी किया जा रहा है तो ये थोड़ी पीछे से लटकना स्टार्ट हो गई थी ना, एक वक्त आएगा ये इतनी लटक जाएगी कि यहाँ पर एक ये लूप बना लेगी। इसको कहते हैं जीसी हेयर पिन लूप, ठीक है, हेयर पिन लूप। अब ये क्यों बनाती है ये आगे आपकी बुक में मौजूद नहीं है, बस इसका रीज़न ये होता है
कि यहाँ पर और यहाँ पर बेसिकली कुछ एक जैसे सीक्वेंस आ जाते हैं। जब एक जैसे सीक्वेंस आ जाते हैं तो आपस में ये वाइंड होना शुरू हो जाते हैं, आपस में ये कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो बेस का सीक्वेंस है और यहाँ जो बेस का सीक्वेंस है उनमें अट्रैक्शन पाई जाती है। जो अट्रैक्शन पाई जाती है उसकी वजह से आपस में क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, जिससे इनके बीच में हेयर पिन लूप बन जाता है। जैसे ही हेयर पिन लूप बनता है तब भी ये सेपरेट हो जाता है। जैसे ये जीसी और एडी का सीक्वेंस इसको मिलता है तब भी ये अपने नॉर्मल सीक्वेंस से सेपरेट हो जाता है। अब जब सेपरेशन होती है ना, ये भी एक खास तरीके से होती है। कैसे होती है? सबसे पहले अगर ये स्टैंड था और ये उसको यहाँ पे कॉपी किया जा रहा है तो आपकी ये टेल तो पहले इससे अलग हो गई थी। अब आपका जो ये आरएनए का पूरा स्टैंड है, जो पूरा आरएनए का आपका स्टैंड है जो आपने बनाया है, जिसको मैसेंजर आरएनए भी कह सकते हैं, ये आपके टेम्पलेट स्टैंड से अलग हो जाएगा। तो आरएनए स्टैंड सेपरेट हो जाएगा किससे? आपके टेम्पलेट स्टैंड से। तो जैसे ही आपके आरएनए का स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड से अलग हो जाएगा, एक ये काम होगा। और आपका आरएनए स्टैंड बेसिकली आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से भी अलग हो जाएगा। दो काम होंगे, आपका जो आरएनए स्टैंड है वो आपके डीएनए टेम्पलेट से भी अलग हो जाएगा और आपका जो आरएनए स्टैंड है वो आपके आरएनए पॉलीमरेज से भी अलग हो जाएगा। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी जीसी और एडी को देख लेगा और कहेगा अब मुझे भी अलग हो जाना चाहिए, वो भी आपके डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाएगा। इस तरह ये टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसे अगर हम यहाँ बुक से रीड करें तो तकरीबन सब कुछ यही है। मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था उसमें ये होता है कि आप क्या करते हो, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ओवर इन फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी आप डीएनए को कॉपी कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ आरएनए, इसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। इसमें दो लिमिटेशन है, यानी आप ट्रांसक्रिप्शन करते हुए दो चीज़ों का ख्याल रखते हो। सबसे पहला क्या है? ओनली अ सिलेक्टेड पार्ट इज कॉपी, यानी कि जीन पार्ट जो डीएनए का उसकी आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो, बाकी पार्ट की नहीं करते। यानी अगर हेयर फॉलिकल वाला है वो हेयर फॉलिकल का हम वो वाला पार्ट ट्रांसक्राइब करेंगे, वो जीन को हम कॉपी करेंगे जो हेयर फॉलिकल के केराटिन प्रोटीन को बनाती है। वहाँ पर बाकी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा प्रोटीन बनाना है जो हेयर के फॉलिकल को बनाएगा ना, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हेयर फॉलिकल वाले प्रोटीन को भी कॉपी कर लूँ और साथ में आई कलर वाले को भी कर लूँ, तो दोनों प्रोटीन आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ एक सिलेक्टेड पार्ट कॉपी करते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट जिसमें जीन पार्ट होता है डीएनए का। दूसरा पार्ट क्या है? इट अकर ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जब आपको ज़रूरत होती है ऑब्वियसली उसी वक्त ही करोगे, बेकार सी बात है। बट ये बात याद रखना है कि इट कॉपी ओनली वन स्टैंड, बिकॉज दोनों स्टैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन एक पार्ट में पाई जाती है वो दूसरे पार्ट पे नहीं मिलती, इसको भी मैंने आपको समझाया। फिर जो डीएनए का एक स्टैंड होता है उसको हम एक एंटीसेंस या टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। जो टेम्पलेट स्टैंड है या एंटीसेंस स्टैंड है, ये वो स्टैंड है जिसको आप कॉपी कर रहे हो, और उसके नीचे वाला जो स्टैंड होता है हम उसको सेंस स्टैंड या कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया। अब जो डीएनए की कॉपी का प्रोसेस है वो तीन स्टेजेस में होता है, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आप एक प्रोमोटर रीजन होता है, आप उसको ढूंढते हो। जैसे ही आपको प्रोमोटर रीजन मिल जाता है उसके ऊपर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके चिपक जाता है। जब वो चिपक जाता है तो ऐसे ही नहीं चिपकता, बेसिकली वो 3 प्राइम वाली साइड पर, जिस तरह हम पहले पढ़ते थे ना रेप्लिकेशन, वो भी 3 प्राइम पे जाके आपका आरएनए प्राइमर मिलता था। अब यहाँ पर आरएनए प्राइमर तो नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्राइम डायरेक्शन पे जाके पहुँच जाएगा। 3 प्राइम का मतलब क्या है? अगर ये मेरे पास एक लूप है और यहाँ पर 5 एंड होगा, यहाँ 3 एंड, तो यहाँ 3 एंड पे जाके आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको जो प्रोमोटर रीजन मिलता है वो खास सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होता है टाटा एड के नाम से जो -10 होता है, या फिर टीटी गैका के नाम से जो -35 होता है। लेकिन यूकैरियोट के डीएनए में ये टाटा बॉक्स के नाम से जाया जाता है जो -25 सीक्वेंस पे होता है, और या फिर कैट बॉक्स के नाम से जाना जाता है जो कि -70 सीक्वेंस पे होता है। फिर हमने इलोंगेशन पढ़ा कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगी प्रोमोटर की साइड पे, वो उस डबल मॉडल को अनजिप करेगी, यानी कि पहले अगर आपस में क्लोज थे तो अब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इसको हम अनजिपिंग कहते हैं, ठीक है। फिर कहाँ से मूव करेगी वो? इट मूव फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि वही बात है, अगर एक 3 साइड और ये 5 साइड है तो वो 3 to 5 की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोसेस है। हमारे पास स्टैंड है, ये है टेम्पलेट स्टैंड। अब यहाँ जो टेम्पलेट स्टैंड है डीएनए का, यानी कि इसको हमने कॉपी करना है। इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो ये 3 एंड है इसका, यहाँ से 3 एंड है और यहाँ पर इसका 5 एंड होगा, तो इस 3 एंड के सामने यहाँ पर मेरा 5 एंड होगा। अब जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होगा वो यहाँ से बनाना स्टार्ट करेगा। जब जैसे ही वो 2 न्यूक्लियोटाइड बनाएगा वो इस तरफ मूव कर जाएंगे और आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा। फिर जैसे इन 2 को कॉपी कर लेगा वो पीछे चले जाएंगे और आपका ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे इनको कॉपी करेगा ये पीछे हो जाएंगे और ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह बेसिकली ये
अब यहाँ एनिमेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही समझे कि दो बनेंगे, वो दो यहाँ देखें ये पीछे आते जाएंगे और वो आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा। सारा काम यही होगा। और कैसे मूव करेगा? 3 से 5 डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव 3 से 5 में करेगा, बनाएगा क्या? 5 to 3। मूव 3 to 5 करेगा और बनाएगा 5 to 3, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड मूव करेगा इन 3 to 5 डायरेक्शन। जो फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियस के अंदर हम उनको यूज़ करेंगे और वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे और पूरा प्रोसेस होता जाएगा। वही बेस पेयरिंग के रूल जो पहले हमने रेप्लिकेशन में पढ़े थे डीएनए के, यहाँ पर होंगे। बस फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क ये आएगा कि एडेनिन के सामने थायमीन नहीं आएगा बल्कि यूरेसिल आएगा। और मैंने ये भी बताया आपको कि जो इलोंगेशन होता है वो पहले होता रहता है, लेकिन जैसे ही 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं वो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो जाते हैं, बल्कि उसको कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट अवे, एक दुम बन जाती है, एक टेल सा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि उससे अलग हो जाता है, यानी कि नीचे होना शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है वो बिल्कुल लूप की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब टर्मिनेशन में वो लूप बनता है जिसको हम जीसी हेयरपिन लूप कहते हैं। और टर्मिनेशन कैसे होती है? वही दो नतीजे थे कि हमने जैसे ही पढ़ा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए को ऐड करता जाएगा अलोंग द टेम्पलेट अंटिल वो एक खास रीजन पे पहुंचेगा। वो रीजन क्या होगा? वो रीजन होगा जहां पर उसे एडेनिन थायमीन बेस पेयर मिलेंगे और ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर मिलेंगे। जैसे ही इसे ये मिलेंगे, ये क्या करेगा? दिस इवेंट टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। कैसे? सबसे पहले दो इवेंट होंगे। जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा डीएनए टेम्पलेट से और आरएनए पॉलीमरेज से। आपका आरएनए का स्ट्रैंड है, जो आरएनए का मॉलिक्यूल है, वो आरएनए पॉलीमरेज से भी अलग हो जाएगा और डीएनए टेम्पलेट से भी अलग हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है बेसिकली वो भी आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा। इस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक और बात, वो जीसी हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर भी बनेगा जिससे दोनों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। और इसके बाद लास्ट पार्ट है दैट इज ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन से पहले जो हमने मैसेंजर आरएनए बनाया है इसकी मॉडिफिकेशन भी करना ज़रूरी है। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है और ये कैसे होती है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।